एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत गए। तो इंडियन टीम को भी बहुत बहुत बधाई हो और पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो T20 वर्ल्ड कप जीतने की। तो चलिए करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज का, 30 जून 2024 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लीज एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 जून 2024 करंट। आज तो रिवीजन होता है संडे को पूरे वीक का, परंतु कल हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत गए थे और इम्पोर्टेंट न्यूज है आज का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन की जगह पर जो 30 जून का करंट अफेयर्स है उसको पढ़ते हैं। रिवीजन हम लोग बाद में करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूज है हमारा T20 वर्ल्ड कप से। T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप 2024। सबसे पहला एक कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन। 9th एडिशन मतलब 9वीं बार हुआ है, 9th एडिशन। दूसरा, T20 वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हुआ? 2007 में पहली बार हुआ, फर्स्ट टाइम। और कौन जीता था पहली बार? भारत जीता, ओन बाय इंडिया। गॉट इट। और T20 वर्ल्ड कप 2024 कहां हुआ था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। गॉट इट। कितनी टीमें पार्टिसिपेट की थी? पूछा जा सकता है कितनी टीम, क्योंकि ये सबसे अभी तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए सबसे बड़ा T20 वर्ल्ड कप हुआ है। कितनी टीम पार्टिसिपेट की थी? 20 टीमें, 20 टीम्स पार्टिसिपेटेड। कब स्टार्ट हुआ था? 1 जून। कब तक चला आप लोगों को पता है, हिस्ट्री क्रिएट हो गया है। और जो 9th एडिशन है इस साल का, किसने जीता है? इंडिया, ओन बाय इंडिया। किसको हराया इंडिया? साउथ अफ्रीका को। ओके, साउथ अफ्रीका बाय 7 रन। इंडिया ने कितना रन बनाया था? 176। साउथ अफ्रीका 169 रन बनाया था। इंडिया से सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? विराट कोहली, 76 रन। विराट कोहली 76 रन। विराट कोहली ने कितना बनाया था? 76 रन। और उसके बाद 47 अक्षर पटेल ने बनाया था। अक्षर पटेल ने बनाया, समझ में आ गया। और हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, 3 विकेट। और बुमराह 2 विकेट लिए थे। हार्दिक पांड्या 3 विकेट और बुमराह 2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? मैन ऑफ द मैच मिला है विराट कोहली को, मैन ऑफ द मैच। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच मिला है विराट कोहली को मिला है। और पूछा जा सकता है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है? बुमराह। ध्यान दीजिएगा, मैन ऑफ द सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है? बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को। कितने विकेट लिए हैं? 15 विकेट। कितनी की इकोनॉमी थी? 4.7 की इकोनॉमी। अभी तक T20 वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट इकोनॉमी किसी का है? वह जसप्रीत बुमराह। समझ में आ गया। दूसरी बार हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और अभी तक कितनी बार हैट्रिक विकेट लिया जा चुका है T20 वर्ल्ड कप में? 7 बार। लास्ट इस साल किसने लिया है? पैट कमिंसन। ओके, पैट कमिंसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। बात समझ में आ गई। और ध्यान दीजिएगा, सब T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बना के जीतने वाली टीम कौन बन गई? इंडिया, जो कि 176 रन बनाई है। T20 वर्ल्ड कप में सब T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन सा टीम है? इंडिया है। ये भी एक तरीके से रिकॉर्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्ड जब होता है तो पूछा जा सकता है एग्जाम।
सबसे ज्यादा रन T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कौन बनाया, किस देश ने बनाया है? इंडिया ने बनाया। कितना? 176 रन। गॉट इट? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। हम लोग जीत भी गए हैं इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो नोट डाउन कर लीजिए। 2011 के बाद हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं। 2 T20 वर्ल्ड कप हो गया, 2 50-50 वाला वर्ल्ड कप हो गया। पहली बार 50 वर्ल्ड कप कब जीते थे हम लोग? 1983 में। दूसरी बार 2011 में। और T20 वर्ल्ड कप पहला कब जीते थे? 2007 में, फिर 2024। गॉट इट? सेकेंड न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ टेस्ट। डीआरडीओ ने एक टेस्ट किया है ड्रोन का, उसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, का काम क्या है? रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं किसके लिए? सेनाओं के लिए, आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के। गॉट इट? डीआरडीओ टेस्ट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको क्या बोलते हैं? हीट। इसका नाम क्या? अभ्यास। और ये सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है क्या? एक तरीके से क्या है? ड्रोन है। अब आपको पता है कहीं भी कोई भी युद्ध होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जा रहा है? ड्रोन का। एज्यूम करो कभी भी इंडिया का युद्ध अगर चाइना के साथ होता है, पाकिस्तान के साथ होता है, अगर वो ड्रोन यूज करते हैं हमारे देश की तरफ, तो ड्रोन को अगर हवा में मार गिराया जाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक उसी के लिए डीआरडीओ ने क्या किया? एक टेस्ट किया, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो जो ड्रोन बनाया है वो किस लिए बनाया है? अगर उसको टेस्ट किया गया, ड्रोन फ्लाई किया, उसकी स्पीड ज्यादा है, और आर्मी ने क्या किया? उस ड्रोन, उड़ते हुए ड्रोन को क्या कर दिया? हवा में ही ध्वस्त कर दिया। सफलतापूर्वक टेस्टिंग हो गई। इसका मतलब अगर भविष्य में कभी युद्ध होता है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, किसी के साथ, अगर वो हमारे देश की तरफ ड्रोन छोड़ते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हवा में ही उस ड्रोन को खत्म कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जहां जहां युद्ध हो रहा है वहां वहां ड्रोन यूज किया जा रहा है। रसिया यूक्रेन के बीच में बहुत ज्यादा ड्रोन यूज किया जा रहा है। इसराइल और हमास के बीच में, इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, इसराइल और ईरान के बीच में बहुत ज्यादा ड्रोन यूज किया जा रहा है। समझ में आया? इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई है। अब पूछा जा सकता है ये टेस्टिंग कहाँ की गई? उड़ीसा के चांदीपुर में। चांदीपुर, समझ में आ गया? उड़ीसा, वहां सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई है। एक ड्रोन को उड़ाया गया, उस ड्रोन को हवा में ही मिसाइल द्वारा खत्म कर दिया गया। अंडरस्टूड? पक्का? उसका नाम क्या है उस ड्रोन का? अभ्यास। ओके, ये ड्रोन है, एक तरीके से ध्यान दीजिएगा, ड्रोन है। और इसलिए नाम ही क्या है? अभ्यास के लिए बनाया गया। तो नोट डाउन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यू हैव सीन फ्रीडम एज। ध्यान दीजिएगा, क्या? फ्रीडम एज इन न्यूज। ऐसा पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आप लोग फ्रीडम एज, जो ये शब्द है, आपने इसको न्यूज में देखा है, यह किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन दे देगा, अगर आपको पता है तो आप लोग टिक कर लोगे। तो जानते हैं फ्रीडम एज क्या है? यह मिलिट्री एक्सरसाइज है, ट्राइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। ट्राइलैटरल मिलिट्री, ट्राइलैटरल मतलब 3 सेनाओं के, मतलब 3 कंट्री के बीच में। ध्यान दीजिए, ट्राइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। गॉट इट? अब ट्राइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है देखते हैं। अमेरिका, जापान एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, ये फर्स्ट ट्राइलैटरल
फर्स्ट ट्राइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कहाँ हुआ है, ये कहाँ हुआ है? एट जेजू आइलैंड। जेजू आइलैंड, जेजू आइलैंड पे एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जेजू आइलैंड कहाँ पर है? जेजू आइलैंड जो है साउथ कोरिया का आइलैंड है। समझ में आ गया? देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। ओके, गॉट इट? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। संज्ञान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संज्ञान ऐप, संज्ञान ऐप, फोर्थ संज्ञान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है आरपीएफ द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। भाई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ द्वारा लॉन्च किया। अब अगर यह ऐप लॉन्च हुआ है तो डेफिनेटली इसका कुछ उद्देश्य तो होगा, ऑब्जेक्टिव तो होगा। क्या ऑब्जेक्टिव है? आप लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 1 जुलाई से जो 3 नए कानून है वो लागू होने वाले हैं। जो 3 नए कानून है, क्रिमिनल कानून है, वह लागू होने वाला है 1 जुलाई से। उसके बारे में डिटेल में जानकारी इस ऐप के अंदर होगा और साधारण भाषा में, जिससे कि आम आदमी उसको समझ सके। समझ में आ गया? इसलिए जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, आरपीएफ ने, उन्होंने क्या किया है, एक संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप के अंदर जो तीनों क्रिमिनल कानून हैं जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे पूरे देश भर में, उसके बारे में सरल भाषा में बताया गया, जिससे कि आम आदमी तीनों कानून के बारे में जान सके। ओके, इसके अंदर क्या है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यू 3 क्रिमिनल लॉज। 1 जुलाई से, मतलब कल से शुरू हो जाएगा वो पूरे देश में। तो कल हम लोग उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन सा 3 कानून है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। समझ आ गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून हैं जो कि कल से पूरे देश भर में लागू हो जाएंगे। इन्हीं तीनों कानून के बारे में डिटेल में इस ऐप में बताया गया, साधारण भाषा। ध्यान दीजिए, साधारण भाषा। अब आरपीएफ आ गया है न्यूज में। आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2 जुलाई 1872 को ब्रिटिशर्स के जमाने में हुआ था। किस लिए कराया गया था? ब्रिटिशर्स की जो संपत्ति हुआ करती थी, जो रेलवे से एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, उसको बचाने के लिए। अब क्या क्या उद्देश्य है? नागरिकों की सुरक्षा, जो रेलवे से ट्रेवल करते हैं वो, उनके सामान की सुरक्षा, और जो रेलवे के गुड्स है, जो सामान है, उसकी सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया। मतलब रेलवे को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया आरपीएफ। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, जो इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या कर देगा, बदल देगा, जो कि ब्रिटिश अंग्रेजों के जमाने में लॉन्च किया गया था। अंग्रेजों के जमाने में इसलिए बनाया गया था कि अंग्रेज की संपत्ति को भारत के लोगों से बचाने के लिए, अंग्रेज के लोग और भारतीयों को दंड देने के लिए बनाया गया। ध्यान दें, न्याय देने के लिए नहीं, भारतीयों को दंड देने के लिए बनाया गया। जो अब जो नए तीनों क्रिमिनल कानून हैं वो न्याय देने के लिए बनाए गए। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड किसे मिला? 12वां
वर्ल्ड हिंदी अवार्ड किसे मिला है? 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? आप लोगों को पता है कि 2023 में 12th हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहां पर हुआ था? फिजी में हुआ था। ओके, और जो 12वां वर्ल्ड हिंदी अवार्ड मिला है, जिसको मिला है, वह उस समय उस सम्मेलन में उपस्थित नहीं थी, इसलिए स्पेशल उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था और उनको यह अवार्ड दिया गया। किसको अवार्ड दिया गया, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। उषा ठाकुर को दिया गया। क्यों दिया गया? कुछ तो काम की होंगी। सिंपल सी बात है। नाम क्या है? 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड, हिंदी लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए। ओके, फॉर प्रमोटिंग हिंदी लिटरेचर। ओके, और इन्होंने 40 ऐसी कृतियां हैं जो कि हिंदी और नेपाली में इन्होंने क्या किया, उसको ट्रांसलेट किया। ध्यान दीजिएगा, सी ट्रांसलेटेड 40 वर्क्स इन हिंदी एंड नेपाली। और इनको ये सम्मान कहाँ मिला है, अवार्ड कहाँ मिला है? इनको ये अवार्ड मिला है इंडियन एम्बेसी इन नेपाल। समझ में आ गया? तो पूछा जा सकता है व्हाट इज 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, पूछा जा सकता है। सम्मेलन वह हुआ था फिजी में 2023 में। उस समय जो डॉक्टर उषा ठाकुर है वो उपस्थित वहां पे नहीं थी, इसलिए जो नेपाल का इंडियन एम्बेसी है वहां पे इस ऑर्गेनाइजेशन को फिर से कराया गया था। इसको ऑर्गेनाइज फिर से कराया गया था इनको सम्मान देने के लिए। यह सम्मान देता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा दिया जाता है। ध्यान देना भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अफेयर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया। गॉट इट? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, भारत सेंटर फॉर भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या हो गया? बिकॉज। ओके, अब डेवलपमेंट दो जगह है, ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन, ओके, बिकॉज भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन ये कहाँ बनाया गया है? ये गुजरात के गांधीनगर में बनाया गया। ध्यान देना, गुजरात के गांधीनगर में। और गुजरात के जो गांधीनगर में कहां पर बनाया गया है? ध्यान दें, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, एट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। एक पूछा जा सकता है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो गुजरात के गांधीनगर में। और वहीं पर क्या बनाया? बीकोर बनाया गया है। बीकोर मतलब भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन और डेवलपमेंट कह सकते हो। और इट इज ऑर्गेनाइज फॉर व्हाट? देखो, ये जो किस लिए बनाया गया है? ओलंपिक खेलों में इंडिया का जो पार्ट है
कि वो इंडिया क्या कर सके, अधिक से अधिक ओलंपिक मेडल को जीत सके। उसके लिए क्या, लोगों को एजुकेट करना, समझ में आ गया, और उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट करना। और इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, ध्यान देना, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये जो है भारत ने तो इसको बना दिया, और इसके बाद इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऐसे 73 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया था, ऐसे 3 जो सेंटर्स हैं, ऐसे जो सेंटर्स हैं जो ओलंपिक खेलों में रिसर्च के लिए और एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं। अब तक कितने थे, 73 थे पूरे वर्ल्ड में, और ये कौन सा है, 74th है, ध्यान दीजिएगा। 74 ऐसे सेंटर रिकॉग्नाइज किया है, कौन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बिकॉज ये ओलंपिक खेलों के लिए सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है, जो ओलंपिक खेल को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है, उसका देख रेख करती है, जो भी चीजें होती है वो कौन करता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। समझ में आ गया, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे हम लोग इसमें, ओलंपिक रिसर्च, देखिए क्या है, भारत सेंटर, एक सेंटर बनाया गया है ऑफ ओलंपिक रिसर्च के लिए और एजुकेशन के लिए, जिससे क्या हो सके, अधिक से अधिक भारत को इससे लाभ मिले। गॉट इट, नो प्रॉब्लम, 100%। ये रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक कितने सेंटर हो गए पूरे वर्ल्ड में जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, 74। और ये कहां पर है, गुजरात के गांधीनगर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, फेमस नाड प्रभु, फेमस नाड प्रभु केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा का 108 फीट का स्टैचू कहां सिचुएटेड है। जो फेमस नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी हैं, जी थे, जिनकी 108 फीट की स्टैचू बनाई गई है, वो कहां पे बनाई गई, पूछा जा सकता है। ओके, 108 फीट टॉल स्टैचू एट बैंगलोर, बैंगलोर। इसका इनॉग्रेशन कब किया गया था, 10 नवंबर 2022 में बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि आपको पता है इनका जन्मदिन था कब, 27 जून को, 27 जून को इनका जन्मदिन था, बर्थ एनिवर्सरी। आपको पता है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है, उसको किस नाम से पुकारते हैं हम लोग, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक इसी तरह से इसका भी एक नाम है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है। ओके, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी हैं कौन। आप लोगों को पता होगा जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर साम्राज्य जो कर्नाटका में, जिसकी कैपिटल का क्या थी, हम्पी, उसके एक सामंत हुआ करते थे, फ्यूडेटरी हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला काम इन्होंने बेंगलोर शहर को बसाया था, जो कि आज का इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सॉफ्टवेयर हब है भारत का। ओके, एक तरीके से भारत का सिलिकॉन वैली है। तो बेंगलुरु को बसाया था, और उसके साथ साथ 1000 झीलें बनाई थी, 1000 लेक, मतलब 1000 बड़े बड़े तालाब बनाए थे, किस लिए, पानी पीने के लिए और खेती के लिए। इसलिए उनको दक्षिण भारत में लोग क्या करते हैं, पूजते हैं, भगवान की तरह मानते हैं केम्पेगौड़ा जी को। बेंगलोर स्पेशली कर्नाटका रीजन। तो इन्होंने क्या किया था, फाउंडेड बैंगलोर, बैंगलोर
city and made constructed 1,000 lakes for drinking water and agriculture. समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ओके, जो विजयनगर एम्पायर के क्या थे, सामंत थे, मिलिट्री थे। व्हाट इट, नो प्रॉब्लम, तो नोट डाउन कर लीजिए। 108 फीट की इनकी प्रतिमा बनाई गई थी, इनॉग्रेट किया गया था 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। उस स्टैचू को क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आप हम ये कितने फीट का है? 108 फीट का। आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो कितने फीट का है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई डिसाइडेड टू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and RBI, Reserve Bank of India, RBI, have decided to implement currency swap or currency swap agreement for SAARC country. For SAARC countries. Okay, so government of India and sorry, government of India and Reserve Bank of India have decided to implement the currency swap agreement for SAARC country. एक क्वेश्चन आता है इससे पहले, सार्क कंट्री के बारे में जाने उससे पहले हम समझ लेते हैं करेंसी स्वैप क्या होता है। करेंसी स्वैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दो कंट्री, उनके बीच में करेंसी स्वैप की बात चल रही है। मान लीजिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई भी करेंसी, केवल जैसे मान लीजिए केवल वही करेंसी नहीं जो सार्क देशों के बीच में चलता है, कोई भी करेंसी, वर्ल्ड की कोई करेंसी हो, उसके बीच की बात चल रही है। मान लीजिए श्रीलंका को डॉलर चाहिए और इंडिया जो है डॉलर श्रीलंका को दे रहा है। अगर $1 को फिक्स कर दिया गया कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज पे क्या होगा, एक करेंसी स्वैप होगा। तो इन फ्यूचर कुछ समय के लिए अगर कोई भी करेंसी, जो करेंसी है वो क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती है, तो उस केस में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, इसको बरकरार रखा जाएगा कुछ समय के लिए। समझ में आ रहा है? कुछ टाइम लिमिट अपने आप निर्धारित तो करेंगे। गॉट इट? तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी और बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा। या तो ये एक तो तरीका ये हो सकता है, या कोई भी जो बिजनेस हो रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में, कोई भी इंडिया और मालदीव के बीच में अगर कोई भी क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो हो सकता है कि वह डोमेस्टिक करेंसी के बीच में भी हो जाए। ये सब क्या है, ये करेंसी स्वैप के, करेंसी स्वैप। समझ में आ गया? पक्का 100%। अब मान लीजिए कि एक श्रीलंकन करेंसी है और इंडियन करेंसी है, उसका एक क्या हो गया कि हाँ ₹1, जो इंडियन करेंसी है ₹1 इज इक्वल टू श्रीलंका के लाइक ₹2 के बराबर है। अगर वो कुछ एग्रीमेंट साइन हो गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ समय के लिए, तो फिक्स हो जाएगा हाँ इतने समय तक के लिए यह फिक्स है। अगर इन बिटवीन करेंसी फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे जाती है, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी, बिजनेस क्या होगा, बिजनेस का प्रमोशन होगा, और जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो हमारी विदेशी मुद्रा है, उसमें बढ़ोतरी होगी। समझ में आ गया? ये है हमारे करेंसी स्वैप की जो अंडरस्टैंडिंग। अब सार्क कंट्री क्या है? सार्क कंट्री वो जो इंडिया के आसपास की जो कंट्री है, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया और
श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। ओके, यह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था कब? 8 दिसंबर 1985 को बनाया गया सार्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। किस लिए बनाया गया था? इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन सॉरी फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो रीजन में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1985 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। इसके सदस्य देश कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, नेपाल के साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और भूटान के साथ शेयर करता है। और उधर नीचे थोड़ा सा नीचे आ जाता है श्रीलंका आ जाता है, उससे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो मालदीव आ जाता है। समझ में आ गया? पक्का? तो उनके बीच में करेंसी स्वैप का क्या हुआ? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करना चाहती है। समझ में आ गया? पक्का? तो इससे क्या होगा? सिंपल सी बात है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। जब से करेंसी फ्लक्चुएट हो रहा है, आगे चल के कुछ ऐसा हो रहा है तो इस पर कोई असर नहीं होगा। अगर असर नहीं होगा तो बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा और फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है वो क्या होगी? उसमें बढ़ोतरी होगी। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है स्वर स्वामिनी। स्वर स्वामिनी आशा। स्वर स्वामिनी आशा अभी बुक लॉन्च हुआ है। ये क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है। किसका? नाम से ही समझ में आता होगा आप लोगों को, आशा भोसले जी का क्या है? यह ऑटोबायोग्राफी है। और आशा भोसले, यह इस बुक में नाम क्या बुक का? स्वर स्वामिनी आशा। इस बुक में उनके जीवन काल प्रारंभ से लेकर अब तक का पूरा वर्णन किया गया है। पूरा वर्णन, उनके संघर्ष से लेके, उनके सक्सेस से लेके, उनको कौन कौन मदद किया है उनके करियर में, सबके बारे में डिटेल में लिखा गया। और उसमें लगभग मोर देन 90 जो ऑथर हैं, मोर देन 90 ऑथर्स इसको लिखे हुए हैं। मतलब कुछ सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, ये सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट इसमें किया है। किसमें? स्वर स्वामिनी आशा। पूछा जा सकता है किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आशा भोसले जी की बायोग्राफी है। इसको कौन इनॉग्रेट किया है? इसको इनॉग्रेट कौन किया है? रेटेड बाई आरएसएस। जो प्रमुख है, आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी द्वारा। मोहन भागवत जी द्वारा इसको क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया। समझ में आ गया? तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्वर स्वामिनी आशा किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नाम से ही समझ में आ जाएगा, आशा भोसले जी का है। स्वर स्वामिनी, स्वर की स्वामिनी। ओके, वर्क बाई कितने? मोर देन 90 ऑथर्स ने इस पे वर्क किया है। गॉट इट? नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अनाउंस्ड बाय बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? बिहार की एक सिटी है जो वेस्ट चंपारण की सिटी है, जिसका नाम है बगहा। बगहा, उसको क्या अनाउंस करने वाले हैं 2025 में? 2025 में उसको रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करने वाले हैं। ये किसका पार्ट है? ध्यान दीजिएगा, ये वेस्ट जो चंपारण है, वेस्ट चंपारण का पार्ट है। और वहां
लगभग लगभग 30 साल से लोग डिमांड कर रहे हैं कि बगहा को एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। तो उसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने यह अनाउंस किया है कि 2025 तक जो बगहा है उसको रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा। अगर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा तो क्या होगा, वहां पे अधिक से अधिक डेवलपमेंट होगा, तो वहां के लोगों को अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उस रीजन का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। समझ आ गया? पक्का पक्का, तो ध्यान दीजिएगा। और इसी बगहा को, जो बगहा सिटी है, उसको 1996 में ओके डिस्ट्रिक्ट पुलिस घोषित किया गया था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी घोषित किया गया। ध्यान दें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ बिहार 1996 में किसको, बगहा को। अब क्या बनाया जाएगा, बगहा को रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। अभी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, 38 डिस्ट्रिक्ट है। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। लोकसभा में कितने सीट है बिहार से, 40 सीट है। और विधानसभा में बिहार में कितने सीट है, प्लीज आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसको नोट डाउन कर लीजिए।